नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज अपने पढ़ेंगे संतुलित भोजन और पोषण पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट में अपने बात कर चुके हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में अपने बात की थी संतुलित भोजन और पोषण और पोषक तत्वों के बारे में, और पार्ट नंबर सेकंड में अपने बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनके बारे में। और आज अपने पढ़ते हैं संतुलित भोजन और पोषण या पोषक तत्व के अंदर पार्ट 3 के अंदर अपनी बात करेंगे किसकी? विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन्स। विटामिन क्या है? देखो, विटामिन की अगर अपनी बात करें, देखिए विटामिन्स विटामिन्स विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखो बेटा, विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? विटामिनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? खोजकर्ता थे लेनिन। विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई? लेनिन के द्वारा। और विटामिन्स का जो नामकरण किया गया, नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। अब देखिए, अपने बात करते हैं विटामिन्स के प्रकारों के बारे में। तो विटामिन के प्रकार कौन कौन से? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के विटामिन हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। अब अपनी बात करते हैं किसके बारे में? जो विटामिन है 6 प्रकार के, इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। देखो बेटा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? देखो, पानी, पानी बिस्लेरी कंपनी का पानी मिलता है, ठीक है। बिस्लेरी की पानी की बोतल आती है ना, तो बेटा ध्यान रखना है बिस्लेरी से बी और सी। तो विटामिन बी और सी है वो जल में क्या है? घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो बच गई वे कौन सी विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी को छोड़ दिया जाए, विटामिन ए, डी, ई और के हैं जो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। इसके अलावा जो बच गए वो किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद देखिए, अपने से पूछ लिया जाता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, तो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन से हैं जिन्हें अपने एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है? तो कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीनों के तीनों विटामिन क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जो मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे शब्दों में कि मानव शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने में सहायक विटामिन है तो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का गुण किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन ई में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। तो बेटा ध्यान रखना है, सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ई। समझा गई बात यहां तक? विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? लेनिन के द्वारा। इसका नामकरण किसने किया गया? किसने किया था? विटामिन का फंक ने। विटामिन के प्रकार कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई।
और सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुण किस में पाए जाते हैं? विटामिन ए में पाए जाते हैं, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक? समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। शाबाश, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो देखो, अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? एक एक विटामिन के बारे में। तो अब अपने आगे पढ़ते हैं विटामिन ए। पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का बेटा रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। अब देखो, अगर अपने शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग कौन सा होता है? जिसमें रात्रि में दिखाई नहीं देता। और एक रोग और होता है विटामिन ए की कमी से, जो कौन सा है? जीरोथैलेमिया। कौन सा रोग है? जीरोथैलेमिया रोग। जीरोथैलेमिया मतलब अंकों में क्या हो जाता है? सूखापन उत्पन्न हो जाता है, उसे अपनी क्या कहा जाता है? जीरोथैलेमिया रोग कहा जाता है, जिससे व्यक्ति अंधेपन का क्या हो सकता है? शिकार हो सकता है। और विश्व के अंदर जो अंधेपन का जो पहला कारण है वह कौन सा रोग है? जीरोथैलेमिया है, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। समझा की बात? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, मतलब रात्रि के समय दिखाई देना बंद हो जाता है। जीरोथैलेमिया मतलब आंखों में सूखापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो सकता है। समझा की बात? अब देखो, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, आम, पपीता, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत पूछे जाए तो कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, आम, पपीता और हरी सब्जियां। समझा की बात यहां तक? अब देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं, जो अपना नाक होता है, नाक के अंदर जो क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है। नाक के अंदर क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। उस परत का निर्माण कौन करता है? विटामिन ए करता है। और यह परत अपनी शरीर को संक्रमण से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो नाक में पाई जाने वाली परत का निर्माण किससे होता है? नाक में पाई जाने वाली परत का निर्माण, पाई जाने वाली परत का निर्माण कौन करता है? विटामिन ए के द्वारा होता है। निर्माण विटामिन ए से होता है। किससे होता है बेटा? विटामिन ए से नाक में पाई जाने वाली परत का निर्माण होता है। और ये जो परत है क्या कहलाती है? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। जो शरीर को संक्रमण से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। समझा गई बात बेटा? यहां तक समझ में आई क्या बात? देखो, नाक के अंदर जो परत पाई जाती है, उस परत का निर्माण किससे होता है? विटामिन ए से होता है। तो शरीर को संक्रमण से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस आधार पे अपने क्या कह सकते हैं? विटामिन ए क्या होता है? एक संक्रमण रोधी विटामिन होता है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन पूछा जाए तो कौन सा होगा? विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए को क्या कहेंगे?
संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। अब देखो विटामिन ए को कि अगर अपने शरीर में कमी आ जाती है, विटामिन ए की शरीर में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो विटामिन ए की जो मेडिसिन होते हैं या जो भी वैक्सीन होती हैं वो अपने शरीर के अंदर किसके माध्यम से दिए जाते हैं, टीकों के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। तो विटामिन ए को अपने शरीर के अंदर किस प्रकार से प्रविष्ट कराया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से। विटामिन ए को शरीर में टीकों के माध्यम से, टीकों के माध्यम से, टीकों के माध्यम से, जिसको अपने क्या कहेंगे, यूआईपी, यूनियन या यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम, यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम, मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है। विटामिन ए को किसके माध्यम से दिया जाता है, यूआईपी के माध्यम से या टीकों के माध्यम से दिया जाता है। यूआईपी का पूरा नाम क्या होता है, यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम या सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से विटामिन ए को अपने शरीर के अंदर क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा विटामिन ए का निर्माण होता कहाँ है, विटामिन ए का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में। विटामिन ए का निर्माण लीवर मतलब यकृत, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। और यकृत में किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। समझा गई बात यहां तक। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। विटामिन ए की अगर अपने शरीर में कमी हो जाए तो बेटा कौन सा रोग होगा, रतौंधी, जिसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। जीरोप्थेलेमिया मतलब आंखों के अंदर क्या होता है, सूखापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो व्यक्ति के अंधेपन का प्रथम कारण कौन सा रोग माना गया था, जीरोप्थेलेमिया। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन सी हैं, गाजर, दूध, आम, पपीता और हरी सब्जियां। और जो नाक के अंदर जो परत पाई जाती है उसका निर्माण भी किससे होता है, विटामिन ए से होता है। और जो शरीर को क्या करती है, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए विटामिन ए को बेटा क्या बोलेंगे, संक्रमण रोधी विटामिन कहेंगे। और विटामिन ए को शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, टीकों के माध्यम से। और इसे क्या कहा जाता है, यूआईपी मतलब यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम या सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और विटामिन ए का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, लीवर में होता है। और किस से होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। समझा गई बात यहां तक। हाँ बेटा समझ में आ गई क्या, फटाफट नोट कर लीजिए, शाबाश, जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। शाबाश, कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट अपने दूसरे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी की अगर अपनी बात करें तो विटामिन बी की अनेक प्रकार होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। मतलब विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। इसी कारण विटामिन बी को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। देखिए अपने विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी इसे अपने क्या कहते हैं भाई, इस विटामिन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। इस विटामिन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन बी को कहा जाता है।
किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं? विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक? क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन बी की अनेक प्रकार होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 हो गया। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो B9 है, B12 है, ये सारे के सारे क्या है? विटामिन बी के प्रकार हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन बी की पहले प्रकार के बारे में अपनी बात करते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? विटामिन B1। विटामिन B1, देखो बेटा विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? देखो बेटा ये जो चीजें मैं करवा रहा हूं ये पटवार, SSCGD और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड RS परीक्षा है, ठीक है। इन सभी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और जब अपने शरीर में विटामिन बी की कमी, B1 की कमी आ जाती है तो कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। देखिए विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। समझा की बात है? और जब अपनी विटामिन B1 की कमी आ जाती है तो ये विटामिन B1 है वह हमारे शरीर की किन अंगों के लिए एक आवश्यक विटामिन होता है? ये अपने हृदय और माइंड के लिए, हार्ट और माइंड के लिए क्या होता है? आवश्यक विटामिन होता है। तो विटामिन B1 क्या है? यह विटामिन हृदय और मस्तिष्क के लिए आवश्यक विटामिन होता है। हृदय और मस्तिष्क के लिए आवश्यक विटामिन होता है। समझा गई बात बेटा? आवश्यक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B1। मानव शरीर के किन दो अंगों के लिए विटामिन B1 एक आवश्यक विटामिन है? हृदय और मस्तिष्क के लिए आवश्यक विटामिन है। तो बेरी रोग जब होगा तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हृदय पे पड़ेगा और मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो बेटा बेरी रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? बेरी रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? ध्यान रखना, बेरी रोग होगा तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? देखो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा बेरी रोग होने पर? हृदय पर और मस्तिष्क पर। तो इससे जो अपना ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के अंदर क्या आ जाती है? अनियमितता आ जाती है। और हृदय दर है वह क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। एंजाइमा किसको कहते हैं? हार्ट के अंदर जो दर्द होता है उसको अपने क्या कहा जाता है? एंजाइमा कहा जाता है। हार्ट अटैक से संबंधित समस्या हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, एकाग्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, सीखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और बुद्धिमत्ता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो बेरी रोग के लक्षण क्या होंगे? रक्तदाब में अनियमितता होना, रक्तदाब में अनियमितता होना। समझा गई बात? रक्तदाब है कभी अधिक हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, एक नियमित रूप से नहीं रहेगा। मतलब रक्तदाब या तो उच्च हो जाएगा या क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। यह मतलब बीपी बढ़ जाएगी या बीपी घट जाती है, ये कहलाती है रक्तदाब में अनियमितता। इसके बाद हृदय दर में अनियमितता। हृदय दर में क्या होना? अनियमितता होना। मतलब हृदय की जो धड़कने की दर होती है, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। तो ये जो धड़कने की दर होती है समय के अकॉर्डिंग वो क्या होगी? बार बार चेंज होने लगती है, या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है।
ये किसके कारण होगा? विटामिन B1 के कारण, मतलब बेरी बेरी रोग के कारण। इसके अलावा अपने हार्ट के अंदर क्या रहने लगता है? दर्द रहने लगता है, जिसको अपने क्या कहा जाता है? एंजाइमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंजाइमा। एंजाइमा बेटा किसको कहते हैं? जो दिल में दर्द रहता है, दिल में दर्द सा एक जगह है, ठीक है, वो दिल में दर्द सा जो जगह है वह क्या है बेटा? एंजाइमा है, उसे क्या कहेंगे? एंजाइमा। इसके अलावा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा इसका प्रभाव माइंड पे भी पड़ता है, तो याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। याददाश्त कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना। और जब याददाश्त कमजोर हो जाएगी तो अपने कोई भी चीज को तो सीखने की क्षमता होती है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि सीखने के लिए क्या चाहिए? अपने को भेजा चाहिए। क्या चाहिए? भेजा चाहिए। और जब भेजे की जो कैचिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी तो उससे सीखने की क्षमता में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो सीखने की क्षमता में कमी होना, सीखने की क्षमता में कमी होना, समझा गई बात? और जब सीखने की क्षमता में कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धिमत्ता में कमी होना। बुद्धिमत्ता में कमी होना। ये किस रोग के लक्षण होते हैं? बेरी बेरी रोग के लक्षण होते हैं। समझा गई बात यहां तक? देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग होता है। और यह विटामिन किन अंगों के लिए आवश्यक विटामिन होता है? हृदय और मस्तिष्क के लिए एक आवश्यक विटामिन होता है। और इसके कारण कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या होंगे? रक्तदाब में अनियमितता रहेगी, हृदय दर के अंदर क्या हो जाएगी? अनियमितता हो जाएगी। और एंजाइमा मतलब हार्ट के अंदर क्या रहेगा? दर्द रहेगा। और इसके अलावा याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, सीखने की क्षमता में कमी होगी, बुद्धिमत्ता में क्या होगी? कमी हो जाती है। तो हृदय और मस्तिष्क के जो सामान्य कार्य होते हैं, सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? B1 है। तो यह विटामिन क्या है? यह विटामिन हृदय व मस्तिष्क के सामान्य कार्यों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। हृदय व मस्तिष्क के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक विटामिन है। आवश्यक विटामिन कौन सा है? हृदय और मस्तिष्क के जितने भी सामान्य कार्य होते हैं उनके लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? B1 होता है। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं विटामिन बी की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्रोत के अंदर आ जाते हैं जैसे ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट कौन से? काजू, बादाम, ठीक है, ये क्या है? ड्राई फ्रूट है, जिनको अपने क्या कहा जाएगा? सूखे मेवे। क्या बोलेंगे? सूखे मेवे। इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली भी क्या है? विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है। समझा गई बात? इसके अलावा आम हो गया, पपीता हो गया, चावल के छिलके हो गए। समझा गई बात? मूंगफली, आम, पपीता, इसके अलावा चावल के छिलके, ये सारे के सारे किसके प्रचुर स्रोत हैं? किसके प्रचुर स्रोत हैं? विटामिन B1 के। समझा की बात? विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत पूछे जाए तो ड्राई फ्रूट हो गए, काजू, बादाम, मूंगफली, आम, पपीता, इसके अलावा चावल के छिलके, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? विटामिन B1 के। समझा की बात? समझा गई तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। कर लिया क्या नोट? अब देखिए नेक्स्ट अपने विटामिन बी का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, विटामिन B2। विटामिन B2, देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है बेटा? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जब विटामिन B2 की शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस, या जिसे अपने क्या कहेंगे?
किलोसिस रोग भी कहा जाता है या चिलोसिस रोग भी कहा जाता है। तो देखिए अब अपनी बात करते हैं विटामिन बी के दूसरे टाइप के बारे में, जो कौन सा है, विटामिन बी2। विटामिन बी2, देखिए बेटा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा, राइबोफ्लेविन। और जब अपने शरीर में विटामिन बी2 की कमी हो जाती है तो विटामिन बी2 की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। तो कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, ध्यान रखना है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, फ्लेविनोसिस। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, किलोसिस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोसिस रोग भी कहते हैं। कई बुकों के अंदर आपको चिलोसिस रोग भी मिलेगा। तो दोनों तीनों ध्यान रखने, विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, राइबोफ्लेविनोसिस या किलोसिस, या इसे क्या कहा जाता है, चिलोसिस कहा जाता है। अब देखिए विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, शाबाश। विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, पनीर, अंडे, यीस्ट हो गया, इसके अलावा जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, इसके अलावा दूध हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत है। दूध, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, विटामिन बी2 के। समझा की बात। अब देखिए विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोत पूछे तो कौन कौन से होंगे, पनीर, अंडे, यीस्ट, दूध, इसके अलावा मांस, मछलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और इसका विटामिन बी2 का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, विटामिन बी2 हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, देखो अपने जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जो भी वसा ग्रहण करते हैं, तो उनके पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती है जिनको अपने उपापचयी प्रतिक्रिया कहते हैं, तो उपापचयी प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में, मतलब एंजाइमों के साथ ये कार्य करता है कौन, विटामिन बी2। इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की, कार्बोहाइड्रेट व वसा की उपापचयी क्रियाओं में, कौन सी क्रियाओं में, उपापचयी क्रियाओं में, मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं या पाचन से संबंधित क्रियाएं, तो इन क्रियाओं में किसके रूप में कार्य करता है, सह एंजाइम के रूप में। किसके रूप में कार्य करता है, सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। समझा गई बात बेटा यहां तक। विटामिन बी2 का क्या कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनके पाचन से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं होती है अपने शरीर में, उनमें एंजाइमों के साथ कार्य करता है कौन सा विटामिन, विटामिन बी2। और विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस, या इसे अपने क्या कहते हैं, किलोसिस, या क्या कहा जाता है, चिलोसिस कहा जाता है। समझा गई बात। अब देखिए विटामिन बी2 के कारण जो राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, विटामिन बी2 की कमी के कारण जो राइबोफ्लेविनोसिस या किलोसिस या चिलोसिस रोग होता है, तो इस रोग के लक्षण क्या होंगे, तो देखिए राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण, राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण, राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण, तो बेटा लक्षण क्या होंगे, शाबाश ध्यान देना है। लक्षण क्या होंगे, जब राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है तो अपने होठ फटने स्टार्ट हो जाते हैं, शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, होठों की किनारों पर क्या आ जाती है, दरारें पड़ने लगती हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे, होठ फटना, छाले पड़ना, छाले पड़ना,
होठों के किनारों पर, होठों के किनारों पर दरारें पड़ना, किनारे पर दरारें पड़ना। समझागी बात यहां तक। राइबोफ्लेविनोसिस रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? होठ फटना, छाले पड़ना, होठों के किनारों पर दरारें पड़ना। अब देखिए, विटामिन बी2 को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है? विटामिन जी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विटामिन जी भी कहा जाता है। विटामिन जी भी कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक? अरे बेटा समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस, या इसे क्या कहते हैं? किलोसिस या चिलोसिस। और विटामिन बी2 की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पनीर, अंडे, यीस्ट, दूध, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी2 हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट और जो वसा के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनके पाचन से संबंधित क्रियाओं में एंजाइम के साथ कार्य करता है। मतलब इनके पाचन के अंदर क्या करता है? सहायता करता है। और राइबोफ्लेविनोसिस रोग विटामिन बी2 की कमी से होता है। तो राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण क्या होंगे? होठ फटना, छाले पड़ना, होठों के किनारों पर दरारें पड़ना। और विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है? विटामिन जी भी कहा जाता है। समझा की बात यहां तक? ये था विटामिन बी2। तो फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं। समझा की बात? कर लिया नोट क्या? देखिए, अब अपने आगे विटामिन बी के तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विटामिन बी3। क्या नाम है? विटामिन बी3। देखिए, विटामिन बी3 जो विटामिन बी का तीसरा प्रकार है, कौन सा है? विटामिन बी3। देखो बेटा, सबसे पहले अपने को क्या ध्यान देना है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, तो बेटा इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और विटामिन बी3 है, ये हमारे शरीर में विशेषकर मुख्य रूप से 3 अंगों के लिए क्या होता है? एक आवश्यक विटामिन होता है। कौन कौन सी? एक तो अपना माइंड हो गया, जिसको मस्तिष्क कहते हैं। त्वचा हो गई। इसके अलावा जो आहार नाल है, जिसके द्वारा अपने भोजन को अपने शरीर में ग्रहण किया जाता है और भोजन का पाचन होता है और उसे मल द्वार के द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो उसे अपनी बेटा क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो विटामिन बी3 है, ये हमारे शरीर की 3 अंगों के लिए क्या होता है? विशेष होता है या मुख्य होता है या आवश्यक होता है। कौन कौन से? मस्तिष्क, त्वचा और आहार नाल। तो ये कितने अंगों के लिए आवश्यक होता है? 3 अंगों के लिए आवश्यक विटामिन है। 3 अंगों के लिए 3 अंग कौन कौन से? 3 अंगों कौन कौन से? मस्तिष्क, त्वचा और आहार नाल। आहार नाल के लिए आवश्यक विटामिन है। के लिए आवश्यक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन बी3, जो हमारे शरीर के 3 अंगों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कौन कौन से 3 अंग हैं? मस्तिष्क, इसके बाद त्वचा, इसके बाद आहार नाल। समझा गई बात? और जब विटामिन बी3 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो कमी होने से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है। तो कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? पेलेग्रा रोग हो जाता है। और पेलेग्रा को क्या कहा जाता है? 3D या 4D रोग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? 3D या 4D रोग भी कहा जाता है। समझा की बात? 3D क्यों कहा जाता है? 3D का बेटा अर्थ क्या होगा? मतलब कितने डी है? 3D है। कितने डी है? 3D है। तो बेटा ध्यान रखना है, तीनों डी का अर्थ क्या होगा? पहले डी का अर्थ होता है डिमेंशिया। क्या होता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया। डिमेंशिया किसे कहते हैं?
जब हमारे शरीर की याददाश्त क्या हो जाती है, माइंड की याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मानव की जब याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, डिमेंशिया। जब हमें पेलेग्रा रोग होगा तो हमारी याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। और दूसरे डी का अर्थ होता है डर्मेटाइटिस। क्या नाम होता है, दूसरे डी का अर्थ क्या होगा, डर्मेटाइटिस। तो बेटा डर्मेटाइटिस किसे कहते हैं, जो त्वचा के अंदर सूजन, त्वचा के अंदर सूजन आती है, तो उसे अपने क्या कहा जाता है, डर्मेटाइटिस कहा जाता है। त्वचा में सूजन आना, त्वचा में सूजन आना क्या कहलाता है, डर्मेटाइटिस कहलाता है। तीसरा होता है, तीसरे डी का अर्थ होता है डायरिया। क्या होता है, डायरिया। डायरिया का अर्थ हो गया, जो दस्त लगने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं, दस्त लगना। समझा गई बात। तो 3D का अर्थ क्या है, इसे 3D क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पेलेग्रा रोग होता है तो इससे डिमेंशिया हो जाता है, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके बाद डर्मेटाइटिस हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाती है, डायरिया हो जाता है, दस्त लगने प्रारंभ हो जाते हैं। ये किस रोग के लक्षण है, पेलेग्रा रोग के लक्षण है। और इसे 4D क्यों कहा जाता है। अब 4D की बात करें तो चौथा डी और मिला दीजिए, जिसका अर्थ होता है डेथ। क्या होता है, डेथ मतलब मृत्यु होना। तो मतलब इसे 3D या 4D रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे अपनी डिमेंशिया रोग हो जाता है। पहला डी डिमेंशिया, दूसरा डी डर्मेटाइटिस, तीसरा डायरिया और चौथा क्या होगा, डेथ। तो डिमेंशिया किसे कहेंगे, याददाश्त कमजोर होना। डर्मेटाइटिस किसे कहेंगे, त्वचा में सूजन आना। डायरिया किसे कहेंगे, दस्त लगना। और चौथा डी क्या हो जाएगा, मृत्यु। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 3D या 4D रोग कहा जाता है। किस रोग को कहा जाता है, पेलेग्रा रोग को कहा जाता है। और जो मक्का है, मक्के का नियमित जो व्यक्ति सेवन करता है उसमें विटामिन B3 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसके सेवन से, मक्का के नियमित सेवन से। मक्का के नियमित सेवन से, नियमित सेवन से किसकी कमी हो जाती है, विटामिन B3 की कमी आ जाती है। विटामिन B3 की कमी हो जाती है। समझा गई बात बेटा। किसके सेवन से विटामिन B3 की कमी आ जाती है, किसका नियमित सेवन करेंगे तो विटामिन B3 की कमी आ जाती है, मक्के का सेवन करने से। ठीक है, अब देखिए विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, अंडे हो गए, इसके अलावा लीवर हो गया, मांस है, दूध है, टमाटर है, मूंगफली है, मटर है। ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत हैं, किसके प्रमुख स्रोत हैं, मूंगफली है, गन्ना है, ये सारे के सारे विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन कौन सी, दूध, अंडे, इसके अलावा लीवर या कलेजी, इसके अलावा जैसे मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर, मूंगफली, इसके अलावा अगर अपनी बात करें गन्ना इत्यादि, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। समझा की बात। कौन कौन से हैं, दूध, अंडे, लीवर, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, अपने जो शरीर के अंदर कैटेबोलिज्म या मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें कोएंजाइम ए का क्या होता है, घटक होता है, घटक के रूप में कार्य करता है। तो कार्य इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं बेटा, पाचन से संबंधित क्रियाओं को। और पाचन से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म क्रिया, या इसे कहा जाता है उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए के घटक के रूप में, सह एंजाइम ए के घटक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, सह एंजाइम ए के घटक के रूप में कार्य करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B3। समझा की बात। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। ये किन 3 अंगों के लिए आवश्यक होता है,
मस्तिष्क, त्वचा और आहार नाल के लिए। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग, जिसे 3D या 4D रोग कहा जाता है। 3D मतलब 3D। पहले डी का अर्थ डिमेंशिया, याददाश्त कमजोर होना। दूसरे डी का अर्थ डर्मेटाइटिस, त्वचा में सूजन आना। तीसरे डी का अर्थ डायरिया, दस्त लगना। 3D हो गया। और चौथा डी मिलाएंगी, डेथ मतलब मृत्यु। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? 3D या 4D। और मक्के का नियमित रूप से सेवन करने से विटामिन B3 की क्या आ जाती है? शरीर में कमी आ जाती है। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडे, पनीर, लीवर, इसके अलावा टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के सह एंजाइम ए के घटक के रूप में कार्य करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B3। समझा गई बात यहां तक? अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? विटामिन B5 के बारे में। जो विटामिन बी का कौन सा टाइप है? चौथा टाइप। विटामिन बी का चौथा टाइप कौन सा है? विटामिन B5। देखिए बेटा, विटामिन B5 क्या है? और विटामिन B5 का रासायनिक नाम, विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग, और विटामिन बी की कमी से अपने शरीर में किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, और विटामिन B5 की का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, अब अपने चौथे टाइप की बात करें तो चौथा टाइप कौन सा है? विटामिन B5। विटामिन B5। देखिए बेटा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? पेंटाथेनिक अम्ल कहा जाता है। और जब विटामिन बी की अपने शरीर में कमी आ जाती है तो इससे किस प्रकार के रोग या किस प्रकार के प्रभाव शरीर में दिखाई देते हैं? चर्म रोग मतलब चमड़ी से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। शारीरिक रूप से वृद्धि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर के जो सिर के जो बाल होते हैं वह सफेद होने लगते हैं। और जो जनन क्षमता है या रिप्रोडक्टिव पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए, विटामिन B5 की कमी से होने वाले प्रभाव, कमी से उत्पन्न प्रभाव कौन कौन से हैं? तो जब विटामिन B5 की हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग मतलब चमड़ी से संबंधित रोग। शारीरिक वृद्धि में कमी, शारीरिक वृद्धि में कमी होने लगती है। इसके अलावा सिर के बाल सफेद होने लगते हैं। तो बाल सफेद किस विटामिन की कमी से होते हैं? किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से होते हैं। इसके अलावा जो जनन क्षमता होती है मतलब सेक्सुअल पावर के अंदर भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जनन क्षमता में कमी होना, जनन क्षमता में कमी होना, समझा की बात? तो विटामिन B5 की कमी आ जाए तो चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल सफेद होना, जनन क्षमता में कमी होना, इस प्रकार के प्रभाव किसमें दिखाई देते हैं? शरीर में दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन B5 के प्रमुख स्रोतों के बारे में अगर अपने बात करते हैं तो जैसे यीस्ट हो गया, मांस है, लीवर है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, मटर है, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन B5 के। कौन कौन से? यीस्ट, मांस, लीवर, दूध, मटर इत्यादि, ये किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? ये भी अपने शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है या पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती है जिनको अपने मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में एक एंजाइम के साथ में ये क्या करता है? कार्य करने वाला विटामिन है। तो इसका जो कार्य होगा, विटामिन B5 का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उपापचय क्रियाओं में किसके रूप में कार्य करता है? सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। समझा की बात?
तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा, पेंटाथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देते हैं, चर्म रोग, शारीरिक वृद्धि में कमी, बाल सफेद होना, जनन क्षमता में कमी हो जाना, ये सारे के सारे रोग किसकी वजह से होते हैं, विटामिन B5 की शरीर में कमी हो जाए। और इसके बाद विटामिन B5 की पूर्ति करने के स्रोत कौन कौन से हैं, यीस्ट, मांस, लीवर, दूध, मटर, सारे के सारे किसके स्रोत हैं, विटामिन B5 की। और विटामिन B5 हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। समझ आ गई बात, समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं विटामिन बी के नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो है विटामिन B6। हाँ जी, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पांचवा प्रकार है विटामिन बी का, वह कौन सा है, विटामिन B5, ये सॉरी विटामिन B6। तो नेक्स्ट जो विटामिन बी का जो टाइप है, कौन सा टाइप है, पांचवा टाइप विटामिन B6, विटामिन B6। देखो बेटा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, शाबाश, क्या होता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्या नाम होता है, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। समझा की बात, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडोक्सिन। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे दूध हो गया, यीस्ट है, अनाज हो गया, मांस, लीवर, ये किसके प्रमुख स्रोत है विटामिन B6 के, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, लीवर इत्यादि, ये किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं, जो विटामिन बी की क्या करते हैं, हमारे शरीर में पूर्ति करते हैं। और विटामिन B6 के जो प्रमुख कार्य हैं, प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल बनते हैं, और उन अमीनो अम्लों की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो इनका जो कार्य होगा विटामिन B6 का, तो वे शरीर में किस प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, अमीनो अम्लों की उपापचय क्रियाओं में, उपापचय क्रियाओं में किसके रूप में कार्य करेंगे, सह एंजाइम के रूप में, उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब एंजाइमों के साथ मिलकर अमीनो अम्लों के पाचन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। समझा की बात। अब अगर अपनी विटामिन B6 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उससे अपने शरीर के अंदर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, इससे कौन से रोग हो सकते हैं, चर्म रोग, मतलब चमड़ी से संबंधित रोग हो सकते हैं, शरीर के अंदर रक्त की मात्रा में कमी आ सकती है, जिसे एनीमिया रोग कहा जाता है। तो एनीमिया रोग हो सकता है, हमारे शरीर की जो पेशियां होती हैं, पेशियों के अंदर ऐंठन या जकड़न उत्पन्न हो सकती है, किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। देखिए बेटा, विटामिन B6 की कमी से शरीर में उत्पन्न प्रभाव, किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं, एनीमिया रोग होना। एनीमिया रोग किसकी कमी से हो सकता है, विटामिन B6 की कमी से हो सकता है। एनीमिया रोग किसे कहते हैं, रक्त की मात्रा में कमी आना क्या कहलाता है, एनीमिया रोग कहलाता है। इसके अलावा चर्म रोग, मतलब चमड़ी से संबंधित रोग विटामिन B6 की कमी के कारण भी हो सकते हैं, विटामिन B5 की कमी से भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो शरीर की जो पेशियां होती हैं, पेशियों में जकड़न उत्पन्न होना या पेशियों में ऐंठन या ऐंठन उत्पन्न होना, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना, ये रोग किसकी कमी से होते हैं, किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B6 की कमी से। देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडोक्सिन। और विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, लीवर इत्यादि। और विटामिन B6 के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, अमीनो अम्लों की उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं।
और विटामिन B6 की अगर शरीर में कमी आ जाती है तो कौन से रोग हो सकते हैं? एनीमिया रोग मतलब रक्त की मात्रा में कमी आ सकती है, चर्म रोग मतलब चमड़ी से संबंधित रोग जैसे दाग, खाज, खुजली वगैरह, ठीक है। और पेशियों के अंदर ऐंठन या जकड़न उत्पन्न होना, ये सारे रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B6 की कमी से होते हैं। समझा की बात? यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए, शाबाश। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी जल्दी से। इसके बाद अपने बात करते हैं किसकी? विटामिन B7 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन B7 के बारे में। तो इसका जो छठा टाइप है, छठा टाइप कौन सा है? विटामिन B7। विटामिन बी का छठा प्रकार कौन सा है? विटामिन B7। विटामिन B7। तो देखो बेटा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है बायोटीन। क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? बायोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, अब अपनी बात करते हैं इसके प्रमुख स्रोतों के बारे में। बेटा, इस विटामिन B7 के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वह कौन कौन से हैं? जैसे मांस हो गया, गेहूं है, अनाज है, अंडे हैं, मूंगफली है, चॉकलेट है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके प्रमुख स्रोत हैं। जैसे कौन कौन से? मांस, गेहूं, इसके अलावा अनाज, इसके अलावा जैसे अंडे हो गए, अंडे, इसके अलावा मूंगफली के अलावा जैसे चॉकलेट हो गई, चॉकलेट, इसके अलावा हरी सब्जियां, फल, ये सारी के सारी किसके प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन B7 की। कौन कौन सी? मांस, गेहूं, अनाज, अंडे, मूंगफली, चॉकलेट, हरी सब्जियां और फल। इसके बाद अगर अपने बात करें तो विटामिन B7 का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो विटामिन B शरीर का देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो वसीय अम्ल होते हैं और अमीनो अम्ल होते हैं, इनके इनके साथ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन B7। विटामिन B7 का जो कार्य होगा, विटामिन B7 का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? वसीय अम्लों और अमीनो अम्लों की वसीय अम्लों व अमीनो अम्लों के साथ वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों के साथ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में अन्य पदार्थों के संश्लेषण में अन्य पदार्थों के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B7 वसीय अम्लों, अमीनो अम्लों और इसके साथ साथ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में या उनके विखंडन के अंदर कौन सहायता प्रदान करता है? विटामिन B7। और विटामिन B7 की कमी से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं? बाल झड़ने लगते हैं और चमड़ी से संबंधित रोग। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, तो कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग मतलब चमड़ी से संबंधित रोग हो सकता है। इसके अलावा बाल हैं वो झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। देखिए, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? इसे H बायोटीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? H बायोटीन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? H बायोटीन। H बायोटीन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन B7 को, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से? मांस, गेहूं, अनाज, अंडे, मूंगफली, चॉकलेट, हरी सब्जियां और फल इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? वसीय अम्लों और अमीनो अम्लों के साथ कुछ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में या उनका विखंडन करने के लिए कार्य करता है। कौन? विटामिन B7। और
जब विटामिन बी सेवन की हमारे शरीर में कमी आ जाए तो कौन से रोग हो सकते हैं? चमड़ी से संबंधित रोग और बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। और इस विटामिन को अपने क्या कहा जाता है? एच बायोटीन भी कहा जाता है। समझा गई बात? समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए शाबाश जल्दी से। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है विटामिन बी का, जो कौन सा है? 7वां टाइप, जिसे अपने विटामिन बी9 कहा जाता है। देखिए अब अपने आगे बात करते हैं विटामिन बी9 के बारे में। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन बी9। विटामिन बी9, बी9 जो कौन सा प्रकार है इसका? 7वां प्रकार है विटामिन बी9। देखो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी9 को क्या कहा जाता है? फोलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होगा? फोलिक अम्ल। और विटामिन बी की जो प्रमुख बी9 के जो प्रमुख स्रोत हैं, तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? शाबाश। विटामिन बी9 के जो प्रमुख स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं? जैसे हरी सब्जियां हो गई, लीवर हो गया, सोयाबीन है, यीस्ट है, गुर्दे हैं जिसको किडनी कहा जा सकता है, फलियां हो गई, दूध है, मांस है, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन बी9 के। कौन कौन से होंगे? यीस्ट, मांस, गुर्दे, इसके अलावा जैसे फलियां हो गई, ठीक है, फलियों के अलावा जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, फलियां, दूध इत्यादि, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन बी9 के। कौन कौन से? यीस्ट, मांस, गुर्दे, फलियां, दूध इत्यादि। समझ आ गई बात? विटामिन बी9 है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो रुधिराणु होते हैं जिसको अपने आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी का निर्माण कौन करता है? विटामिन बी9। कौन करता है? विटामिन बी9। तो आरबीसी को अपने क्या कहा जाता है? वृद्धि रुधिराणु कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृद्धि रुधिराणु कोशिका। तो वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण कौन करता है? वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण कौन करता है? विटामिन बी9 करता है। किससे होता है? विटामिन बी9 से होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर डीएनए का निर्माण करने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी9। तो डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण कौन करता है? विटामिन बी9। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो विटामिन बी9 का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? ये वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करता है, मतलब आरबीसी का निर्माण करने में क्या होता है? सहायक होता है। और डीएनए का संश्लेषण करने में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए, अगर विटामिन बी9 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाए, तो कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखो, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 दोनों में से किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की परिपक्वता क्या हो जाती है? आरबीसी परिपक्व होना कम हो जाती है, जिससे आरबीसी का निर्माण होना बंद हो जाता है। और जब आरबीसी के निर्माण में कमी आ जाती है तो उससे हमारे शरीर में रक्त की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। तो विटामिन बी9 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग। मतलब शरीर में रक्त की मात्रा में कमी आने लगती है, शरीर की अंदर रक्त की मात्रा में कमी आने लगती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? एनीमिया, या इसे अपने क्या बोल सकते हैं? रक्त क्षीणता रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्त क्षीणता मतलब रक्त की मात्रा में कमी होना, या इसको अपने बोल सकते हैं मेगोब्लास्टिक, मेगोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? मेगोब्लास्टिक एनीमिया, मेगोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। समझ आ गई बात? जब विटामिन बी9 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब शरीर के अंदर रक्त की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया या रक्त क्षीणता या क्या कहा जाता है? मेगोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। और
अपने शरीर की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, जिसे अपने क्या कहेंगे, कुंठित वृद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुंठित वृद्धि। मतलब शारीरिक वृद्धि में कमी होना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना क्या कहलाता है? कुंठित वृद्धि कहलाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? विटामिन B9 का निर्माण किस लिए होता है? विटामिन B9 है वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से आवश्यक है? ये हमारे शरीर में आरबीसी की परिपक्वता के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? शाबाश, विटामिन B9 होता है। कौन सा होता है? विटामिन B9 होता है। समझा की बात? और आरबीसी जो परिपक्व होती है, परिपक्व आरबीसी के अंदर ना तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। परिपक्व आरबीसी में क्या उपस्थित नहीं होते हैं? परिपक्व आरबीसी में न तो केंद्रक उपस्थित होता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल्स। किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एक परिपक्व आरबीसी के अंदर क्या होता है? अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित होता है। समझा की बात? अनुपस्थित होता है। तो अब बात करते हैं विटामिन B9 की। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? यीस्ट, मांस, गुर्दे, फलियां, दूध इत्यादि। विटामिन B9 का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण करता है, जिसको अपने वृद्धि रुधिराणु कोशिका भी कहा जाता है। तो वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण कौन करता है? विटामिन B9। और डीएनए का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है? विटामिन B9। और विटामिन B9 की अगर शरीर में कमी आ जाए तो कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? एनीमिया रोग, जिसे अपने रक्त क्षीणता कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे? मेगोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। मतलब शरीर के अंदर रक्त की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और जो शारीरिक वृद्धि है वह भी रुक जाती है, जिसको कुंठित वृद्धि कहते हैं। और विटामिन B9 है वह आरबीसी की परिपक्वता के लिए, आरबीसी को परिपक्व बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B9। तो जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें न तो केंद्रक पाया जाता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोनों क्या रहते हैं? इसमें परिपक्व आरबीसी के अंदर एब्सेंट रहते हैं। समझा की बात? अब अपनी नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात करते हैं, जो विटामिन बी का 8वां और लास्ट टाइप है। विटामिन बी का 8वां और लास्ट टाइप कौन सा है? विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामीन। जो विटामिन बी का 8वां और अंतिम प्रकार है, विटामिन B12, विटामिन B12 या विटामिन B12। देखिए बेटा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकाबालामीन। साइनोकाबालामीन किस विटामिन को कहा जाता है? किस विटामिन को कहते हैं? शाबाश, विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा? साइनोकाबालामीन होगा। और इसके प्रमुख स्रोतों के बारे में अपने बात करते हैं। विटामिन B12 की आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? वे स्रोत कौन कौन से जो विटामिन B12 की पूर्ति करते हैं? जैसे मांस, मछली, इसके अलावा जैसे लीवर हो गया, मांस हो गया, मछली है, लीवर है। इसके अलावा अंडे हो गए, दूध है, अंडे, दूध, अंडे, दूध। इसके अलावा जैसे अपने शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है आंत का बैक्टीरिया। आंत का बैक्टीरिया। और आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा है? उस जीवाणु का नाम क्या है? शाबाश, उस जीवाणु को कहा जाता है ई कोलाई जीवाणु। क्या कहते हैं?
ई कोलाई जीवाणु कहा जाता है। समझा की बात है? तो ई कोलाई जीवाणु के द्वारा विटामिन B12 का क्या होता है, निर्माण होता है। और ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मानव की या मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ई कोलाई है, जो विटामिन B9 और B12 दोनों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, मांस, मछली, लीवर, अंडे, दूध और आंत का बैक्टीरिया, जिसे क्या कहा जाता है, आंत का बैक्टीरिया, जिसे अपने ई कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई जीवाणु कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका भी वही कार्य है जो विटामिन B9 का कार्य है। तो इसका कार्य क्या होगा, शरीर में वृद्धि रुधिराणुओं मतलब आरबीसी का निर्माण कौन करता है, विटामिन B9 भी करता है और विटामिन B12 भी करता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करना, वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करना, वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण कौन करता है, विटामिन B9 भी करता है और विटामिन B12 भी करता है। इसके अलावा न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का शरीर में संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, विटामिन B12। तो इसका एक कार्य और कौन सा है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना। तो न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण कौन करता है, विटामिन B12 करता है। विटामिन B12 के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से, वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, विटामिन B12 करता है। और ये भी आरबीसी की परिपक्वता में क्या होता है, सहायक विटामिन होता है। ये भी क्या होता है, आरबीसी की परिपक्वता में सहायक विटामिन, परिपक्वता में सहायक विटामिन। अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी की परिपक्वता में सहायक विटामिन कौन कौन से हैं, तो एक तो विटामिन B9 है और एक विटामिन B12 है, जो आरबीसी को परिपक्व बनाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो दोनों ही आरबीसी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का क्या करते हैं, संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो डीएनए का संश्लेषण भी कौन करता है, विटामिन B9 और B12 दोनों डीएनए का संश्लेषण भी करते हैं। और जब विटामिन B12 की क्या जाती है, कमी हो जाए, तो विटामिन B12 की कमी से शरीर में किस प्रकार का रोग हो सकता है। देखिए, विटामिन B12 की कमी आने के कारण जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे शरीर में रुधिर की मात्रा में या रक्त की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे अपने क्या कहेंगे, एनीमिया रोग कहेंगे। एनीमिया किसे कहते हैं, शरीर में रक्त की मात्रा में कमी होना, या इसे अपने क्या बोलेंगे, रक्त क्षीणता रोग भी बोलेंगे। और रक्त क्षीणता या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, मेगोब्लास्टिक, मेगोब्लास्टिक एनीमिया, मेगोब्लास्टिक एनीमिया रोग भी कहा जाता है। समझा गई बात यहां तक। तो देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकाबालामिन। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मांस, मछली, लीवर, अंडे, दूध, आंत का बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम है, ई कोलाई जीवाणु, जो आंत में पाया जाता है। और विटामिन B9 और B12 का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके बाद देखिए, विटामिन B12 का प्रमुख कार्य क्या है, आरबीसी का निर्माण करना, मतलब वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, विटामिन B12। और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन B12। और न्यूक्लिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। उनका संश्लेषण करने में कौन सहायक होता है, विटामिन B9 और B12। और दोनों का क्या कार्य होता है, आरबीसी को परिपक्व बनाने का कार्य करते हैं, कौन, विटामिन B9 और B12। जब विटामिन B12 की कमी हो जाए या विटामिन B9 की कमी हो जाए, दोनों की कमी से मानव के शरीर में रक्त की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एनीमिया रोग या रक्त क्षीणता रोग, या इसे क्या कहा जाता है, मेगोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। समझा गई बात? तो फटाफट नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। तो ये थे विटामिन बी के जो प्रकार थे, और विटामिन बी के प्रकारों के बारे में अपने बात की। तो विटामिन बी के कितने प्रकार थे, 8। कौन कौन से, विटामिन B1, B2, B3, इसके बाद B5, B6, B7, B9 और B12। विटामिन बी की अन्य प्रकार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहा जाता है। अब देखिए, अब
अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? तीसरा जो विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन सी, जो क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन को कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत मतलब जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला है, संतरा है, टमाटर है, और सब्जियां हैं, आलू हैं, या फिर अन्य जैसे फल हो गए, वो सारे के सारे क्या हैं? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के अंदर अगर अपने बात करें तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, इसके अलावा आलू भी विटामिन सी का एक स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जियां भी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होती हैं। इसके अलावा अन्य फल, देखिए सारे के सारे क्या है? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। और विटामिन सी का सबसे प्रचुरतम स्रोत कौन सा होता है? आंवला होता है। समझा की बात? और जब अपनी विटामिन सी है, विटामिन सी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शक्कर भी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? शक्कर रोग है। कौन सा रोग है? शक्कर रोग है। और शक्कर रोग हो जाता है तो क्या किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, और जो शरीर की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। तो शक्कर रोग के जो लक्षण होंगे, लक्षण क्या होंगे? लक्षण क्या होंगे? मसूड़ों से खून आना किस रोग का लक्षण है? शक्कर रोग का। मसूड़ों से खून आना, इसके अलावा हड्डियां कमजोर होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, ये किस रोग के लक्षण होते हैं? शक्कर रोग के लक्षण होते हैं। और जो शक्कर रोग है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, मतलब प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, या इसे क्या कहा जाएगा? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। समझा गई बात? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन मतलब शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। और ये विटामिन गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? शक्कर रोग हो जाता है, जिसके कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो विटामिन सी है वो दांतों और हड्डियों के लिए क्या होता है? एक आवश्यक विटामिन होता है। तो ये हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है? तो जो दांत होते हैं, दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसे अपने डेंटाइन या डेंटिन कहते हैं। तो शरीर जो दांतों में डेंटिन का निर्माण करता है वह कौन करता है? विटामिन सी करता है। तो इसके जो विटामिन सी की हमारे शरीर में जो कार्य हैं वह क्या होंगे? डेंटिन का निर्माण करना, डेंटिन का निर्माण करना, निर्माण करना। समझा की बात? डेंटिन का निर्माण कौन सा विटामिन करता है? विटामिन सी करता है। और हमारे शरीर में जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है वह कौन करता है? विटामिन सी। तो अंतराकोशिकीय सीमेंट के रूप में, अंतराकोशिकीय सीमेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन सी कार्य करता है। समझा की बात? वो सीमेंट का क्या कार्य होता है? इंटों को जोड़ने का कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? विटामिन सी करता है। इसलिए इसे
अंतराकोशिकीय सीमेंट भी कहा जाता है। और अंतराकोशिकीय सीमेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? कौन सा विटामिन कार्य करता है? अंतराकोशिकीय विटामिन के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन सी कार्य करता है। और घाव को जल्दी भरने में सहायक कौन होता है? घाव को जल्दी भरने में सहायक विटामिन, जल्दी भरने में सहायक विटामिन, सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। जो चोट लगे हुए घाव को जल्दी भरने में क्या होता है? सहायक होता है। और घाव जल्दी भरने में सहायक होने के कारण इस विटामिन को क्या कहा जाता है? हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? हीलिंग विटामिन। हीलिंग विटामिन किसे कहते हैं? जो विटामिन घाव को भरने में, जल्दी भरने में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हीलिंग विटामिन कहलाते हैं। और हीलिंग विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। हीलिंग विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घाव को जल्दी भरने में क्या होता है? सहायक होता है। और मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला, मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन, मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, जो मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सक्करवी रोग हो जाता है। या इसे अपने क्या कहेंगे? सक्करवी रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाविक रोग भी कहा जाता है। और नाविक रोग के अलावा इसकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसकी कमी से पायरिया रोग भी हो सकता है। कौन सा रोग? पायरिया रोग भी हो सकता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? सक्करवी रोग, नाविक रोग और पायरिया रोग। और घाव जल्दी भरने में सहायक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सी कारक विटामिन भी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, आलू, हरी सब्जियां और अन्य फल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सक्करवी रोग, नाविक रोग, पायरिया। सक्करवी रोग के लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना और हड्डियां कमजोर हो जाना। और विटामिन सी में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने की क्षमता होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। और गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? दांतों में डेंटिन का निर्माण करना। डेंटिन किसे कहते हैं? दांतों की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? डेंटिन कहा जाता है। और अंतराकोशिकीय सीमेंट मतलब कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है विटामिन सी। और घाव को जल्दी भरने में सहायक विटामिन होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हीलिंग विटामिन। और मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। समझा गई बात? यहां तक समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, शाबाश। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी। तो नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं अपने, विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल विटामिन, या इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल होता है। और इसके अलावा विटामिन डी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन। और हार्मोनल विटामिन, इसके अलावा हार्मोनल विटामिन क्यों कहा जाता है? शाबाश। क्योंकि विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण शरीर समय करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। क्योंकि शरीर समय इसका क्या करता है? निर्माण करता है। शरीर समय इसका निर्माण करता है, निर्माण करता है। और जिस विटामिन का शरीर के द्वारा, समय के द्वारा निर्माण होता है वह विटामिन क्या कहलाता है? हार्मोनल विटामिन कहलाता है। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है। क्या कहते हैं?
धूप का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी को, क्योंकि इस विटामिन का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से निर्माण होता है, और सूर्य के प्रकाश से निर्माण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, यह केवल किस में पाया जाता है? जो जंतु स्रोत होते हैं, जो जीव जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, उनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। जंतु स्रोतों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? जंतु स्रोतों में पाया जाने वाला विटामिन, पाया जाने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है? शाबाश, कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, जो जंतु स्रोतों में पाया जाता है, मतलब वे स्रोत जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, मांस है, मछली है, ठीक है, मछली का तेल हो गया, मक्खन हो गया। मक्खन किससे निकाला जाता है? दूध, दूध से दही बनाया, और दही से किसको प्राप्त करते हैं? अपने मक्खन को प्राप्त करते हैं। और दूध हमें गाय भैंस आदि से प्राप्त होता है। तो मतलब ये जीव जंतु से प्राप्त होने वाले सोर्सेज हैं। तो इसके जो प्रमुख स्रोत होंगे, प्रमुख स्रोत कौन से होंगे? प्रमुख स्रोत क्या हो जाएंगे? अंडे, दूध, मांस, मछली, इसके अलावा मक्खन इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं? जीव जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। और जो स्रोत जीव जंतु से प्राप्त होने वाला स्रोत होता है, उसे हम विटामिन डी के स्रोत मान सकते हैं, क्योंकि जंतु स्रोतों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। और क्योंकि कैल्शियम को विटामिन है, ये जो विटामिन है, ये कैल्शियम को हमारे शरीर कैल्शियम को आहार नाल से किस में भेजता है? रक्त में ले जाने का कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होगा? विटामिन डी का कार्य क्या होगा? कैल्शियम को आहार नाल से किस में ले जाता है? रक्त में ले जाने का कार्य करता है। रक्त में ले जाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या होता है? सहायक तत्व होता है। तो इस कैल्शियम को आहार नाल से रक्त में ले जाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी करता है। और जब विटामिन डी रोग हो जाए, विटामिन डी की कमी आ जाए, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक तो होगा रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग के लक्षण क्या होते हैं? शरीर की हड्डियां हैं वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ये रोग क्या कहलाता है? ये रोग किसमें होता है? बच्चों में होने वाला रोग है। किसमें होता है? ये बच्चों में होने वाला रोग है। और बच्चों की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो वह रोग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रिकेट्स रोग कहलाएगा। और इसके अलावा जब ये रोग वयस्कों के अंदर या मतलब एक जवान व्यक्ति के अंदर हो जाता है, या जवान मनुष्य के अंदर होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमेलोसिया रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? ऑस्टियोमेलोसिया। ऑस्टियोमेलोसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और ये किसके अंदर होता है? वयस्कों में होने वाला रोग है। समझा गई बात? देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। और इसे क्या कहा जाता है? हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि वे विटामिन जिनका निर्माण शरीर स्वयं करता है उन्हें क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन कहते हैं। और विटामिन डी का निर्माण शरीर स्वयं करता है। किसकी उपस्थिति में करता है? सूर्य के प्रकाश से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। और यह विटामिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जंतु स्रोतों में पाया जाता है। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या होंगे? जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली, मक्खन इत्यादि। और विटामिन डी का क्या कार्य होता है? जो कैल्शियम पोषक तत्व होता है, कैल्शियम को आहार नाल से रक्त तक ले जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग जो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलोसिया रोग जो वयस्कों में होता है। और इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं? हड्डियां हैं वह क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। समझा की बात यहां तक?
तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।